नमः। चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर मैं सर्वप्रथम भगवान धन्वंतरी को नमन करती हूँ और आप सभी आयुर्वेद प्रेमियों को मैं प्रणाम करती हूँ। नमस्कार, स्वागतम, हेलो एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई एम पूजा द्विवेदी from Sri Sai Ayurvedic Medical College, Aligarh. I am very pleased to have this opportunity of welcoming you for the meeting. कद कहाँ ऊंचे होते हैं एड़ियां उठाने से, कहते हैं कद कहाँ ऊंचे होते हैं एड़ियां उठाने से, ऊंचाइयां तो मिलती हैं सर झुकाने से। इसलिए मैं अपने सभी गुरुजनों एवं बड़ों को बारंबार प्रणाम करती हूँ जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया और मेरे और आपको भविष्य को खूबसूरत बनाने के लिए निस्वार्थ भाव से नित्य नए प्रयास कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है केस टेकिंग आयुर्वेदा। जैसा कि हम जानते हैं कि जब आयुर्वेद की बात आती है तो हम काफी कंफ्यूज रहते हैं कि त्रिविध परीक्षा करें, अष्टविध परीक्षा करें या फिर 10विध परीक्षा। तो इन सबको देखते हुए और अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए सर हमारे बीच आए हैं। चलिए समय न गवाते हुए सबसे पहले आज के सेशन में हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर मुरली मनोहर सर। तो थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। ओके, नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर मुरली मनोहर और मैं सिवान में प्रैक्टिस करता हूँ। मृत्युंजय आयुर्वेद अपनी संस्था है। तो आज आप लोगों से जो मेरी बात है, जिस चीज पर हम लोग बात करेंगे, वो है कि आयुर्वेद में जब पेशेंट हम लोगों के पास आता है तो किस तरह से उसका प्रेजेंटेशन होता है और किस तरीके से हम लोग पेशेंट को प्रॉपर तरीके से डायग्नोज करें, किस तरह से हम लोग केस टेकिंग करें ताकि हम लोग अच्छी दवाइयां दे सकें और पेशेंट को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकें। तो इसके लिए हमारे यहाँ जो हमारी समिताएं हैं, उन्होंने हमें एक पीछे बैकग्राउंड में मतलब एक सिद्धांत दे रखा है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करिएगा तो वहां आप देखिए कई सारी बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट आपके सामने आएगा वो चरक संहिता या सुश्रुत संहिता के सिद्धांतों के आधार पर अपना केस टेकिंग नहीं दे करके अपने हिसाब से बहुत सारी बातें वो बताता है। तो इसके लिए आप लोगों को जो जरूरी है वो सबसे पहला है कि जिस क्षेत्र में आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करो, चाहे गांव हो, शहर हो, बिहार है, यूपी है, या जो भी आप क्षेत्र में जहाँ के आप रहने वाले, तो वहाँ के लोकल लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जब आप लोकल लैंग्वेज जानोगे तो पेशेंट आपके सामने अपनी जो जनरल जो बोली है, जैसे अवधी हुआ, ब्रज हुआ, हमारे यहाँ भोजपुरी है, मिथिला क्षेत्र में मैथिल है, या और जगह की जो बोली है, उस बोली में आके कंप्लेन देता है। तो उस बोली के हिसाब से आप वहां से निकाल सकते हो कि ये जो पेशेंट हमारा जो बात बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो। इसके बाद जैसे चरक संहिता में आपका 10वीं परीक्षा है, फिर लोग योग रत्नाकर में 8वीं परीक्षा है, फिर दर्शन प्रश्न प्रश्न करके प्रश्न है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए पेशेंट के प्रति कि हमारा जो पेशेंट है वो जो मेरे पास आया है, तो उसके क्लिनिक में एंट्री के समय से ही आपका सबसे पहले उसके ऊपर जो नजर जाता है वहां से आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उसके हर एक एक्टिविटी से आपके पास इंफॉर्मेशन आने वाला है। जब तक वो बैठा है उसके हर एक बातें जो अच्छी हो, बीमारी से रिलेटेड हो, या अननेसेसरी भी यदि वो बात आपसे कर रहा है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं दूं, आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है जो अस्थमा लेकर आया, और अस्थमा लेकर के आने के बाद वो अस्थमा के बारे में अपना कंप्लेन थोड़ा बहुत दिया, और देने के बाद वो अपने फैमिली के इश्यूज के बारे में आपसे टॉक करने लगा। अब फैमिली इश्यूज में उसके लक्षण से आपको ये लग रहा है कि हो सकता है कि वहां पे आपको निकल गया कि इसको माल न्यूट्रिशन है, हो सकता है कि आपको निकल गया कि इसको विषाद है, हो सकता है इसको पास्ट ट्रॉमा के केस निकल के आ जाए। तो इस तरीके से जब वो अपने दुख को, अपने समस्याओं को बताता है, तो वहां से आपको एक अच्छा क्लू मिल सकता है ट्रीटमेंट करने के लिए कि ये इसमें हेतु हो सकते हैं। क्योंकि जो हमारा ट्रीटमेंट है, जितनी भी परीक्षाएं हम लोग कर रहे हैं, उसका मेन मोटो यही है कि हेतु, लिंग और औषध के बेस पर चिकित्सा देनी है। अब हेतु निकालने के लिए सारी रोग परीक्षा, रोगी परीक्षा, सब कुछ है, ठीक है। तो हेतु निकालने के लिए सबसे पहला जो हमारा सिद्धांत है वो है कि पेशेंट को ऑब्जर्व करना। दूसरा है कि सुश्रुत के भाव से रहिए, मतलब कि अच्छे तरीके से सुनिए। और जब आपके क्लिनिक में पेशेंट आया और अपना कंप्लेन देना स्टार्ट किया, तो जैसे पेशेंट अपना कंप्लेन देगा, आपके मन में स्टार्टिंग में हो सकता है कि दिमाग में ख्याल आएगा, ये तो वात वाला है, पित्त वाला है, कफ वाला है, द्वंद्व लग रहा है, ये बीमारी लग रही है, वो बीमारी, इस तरह से आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आएंगे। लेकिन एक अच्छे चिकित्सक होने के नाते आपको पहले अपने दिमाग को स्थिर करना होगा और दिमाग में कोई ख्याल मत रखिए।
कि ये पेशेंट सामने वाला आया है वो किस बीमारी से आया है, और मैंने हेतु निकाल लिया। क्योंकि जब स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास जब पेशेंट आएंगे और वो एक या दो बात बताएगा तो आपका दिमाग जो है वो तुरंत कहने लगेगा, अरे ये इसमें धातु क्षय हुआ है, इसमें ये हुआ है, और उसके बिहाफ पे आपके डायग्नोसिस कई बार गड़बड़ हो सकता है। तो पहला जो सिद्धांत रखना है कि अनप्रेजुडिस्ड माइंड, मतलब मन में कोई ख्याल नहीं रखना है। पेशेंट जब आया, एंट्री के समय से आप उसको ऑब्जर्व कीजिए और उसकी सारी बातें आप सुनिए। सब कुछ जब सुन लीजिए, सब कुछ खत्म हो गया, जब सब कुछ बोल लिया वो, तब आपका प्रश्न होना चाहिए। स्टार्टिंग में आपका कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, उसको सब कुछ बोल लेने दीजिए। जब उसका आपका जो प्रश्न होगा वो कहाँ से आएगा, क्योंकि आप यदि आप मॉडर्न देखते हैं तो वहां पे एक आपको फॉर्मेट दिया जाता है, लेकिन अपने यहाँ क्या है कि आयुर्वेद में या फिर जो अन्य प्राकृतिक चिकित्सा वाले सिद्धांत है, जैसे आपका योगा वाले लोग हैं या सिद्धा वाले हैं, तो इन सबों में क्या है कि पेशेंट की इंडिविजुअलिटी जो है, व्यक्तिगत बात जो है, इसका प्रभाव ज्यादा रहता है। तो हर पेशेंट का एक अपना निजी व्यक्तिगत स्वभाव होता है। तो उस स्वभाव और उस स्वभाव से डिस्पोजिशन का हमें चिकित्सा देना है। जैसे आपने देखा कि वातज प्रकृति है, पित्तज प्रकृति है, कफज प्रकृति है, तो प्रकृति लेकर तो कोई चिकित्सा कराने आएगा नहीं। जब उसे विकृति होगी तो चिकित्सा कराने आएगा। तो जब विकृति होगी तो आपका जो मतलब सिद्धांत है वो ये है कि प्रकृति से कितना डिस्पोजिशन हुआ है, इसका आपको मूल्यांकन करना है। जैसे कोई पेशेंट है जो वातज प्रकृति का है, तो वातज प्रकृति वाले में वात वृद्धि के लक्षण मिलेंगे ही मिलेंगे। वो स्वस्थ है तो भी उसके अंदर वो बेचैनी, वो जो बात वाले प्रॉपर पिक्चर है वो उसके में आएगा आएगा। लेकिन इस समय जो पेशेंट आपके पास आया है, वात वाला हो या पित्त वाला हो, जो कंप्लेन लेकर आया हो, डिस्पोजिशंस को हमें फाइंड करना होता है। और यहीं पर कई बार क्या होता है कि जो हमारे नए ट्रीटमेंट करने वाले स्टूडेंट होते हैं या फिर नए डॉक्टर्स जो होते हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं कि उसका जो निजी स्वभाव है, उस स्वभाव को ये लोग नहीं समझ पाते और उसके बिहाफ पर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि जो पेशेंट प्रकृति का है उसके में वो लक्षण तो होगा। जैसे बात वाला पेशेंट आपके क्लिनिक में एंट्री करता है, सपोज मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि आपके क्लिनिक में एक पेशेंट एंट्री किया और आने के बाद एकदम से आया, कुर्सी पर बैठा और फिर एक नजर से आपके पूरे क्लिनिक को देख रहा है, फिर आपसे बात कर रहा है और फिर जल्दी जल्दी बात कर रहा है। एक्चुअल सर मेरे को कमर में दर्द है, यहाँ दर्द है, वैसे दर्द है, लेकिन ये जो दर्द के भाव है उसके चेहरे पर आपको नहीं दिख रहे हैं। तो वहां आपको ध्यान देना है कि ये जो पेशेंट है इसकी प्रकृति के हिसाब से जो मुझे दवा देना है, जितना इसने कंप्लेन किया उसमें उतनी कंप्लेन वाकई है कि नहीं, उसकी तकलीफ उतनी है कि नहीं है, इसका मूल्यांकन आपको करना होगा। नहीं तो क्या होता है कि बात पेशेंट जब आपके पास आएंगे तो इतना कंप्लेन दे देंगे कि आपकी जो दवाइयां होंगी वो ज्यादा वीर्यवान दवाइयां दे देंगे। आप सीधे उसमें ज्यादा उष्ण विधि की, ज्यादा गुण वाली दवाइयां आप प्रयोग कर दोगे और वहां पर क्या होता है, कई बार नुकसान आ जाता है। जैसे आपके पास उसको यदि 10 खांसी आया, उसने बताया कि डॉक्टर साहब मैं खांसते खांसते परेशान हो गई, हो सकता है कि आप दवाइयां उसमें आप दिन में 3 बार या श्वास करोगे तो मुहर मुहर देने के लिए आपने सिलेक्ट किया और आप कोई ऐसी दवा दे दी है जो कि ज्यादा वीर्य मतलब उष्ण है, तो वो उसको तकलीफ दे सकती है। तो यहाँ आपका डायग्नोसिस ये होना चाहिए। दूसरा है, जैसे कोई कफज पेशेंट एंट्री किया, धीरे से आया, कमर पे हाथ रख के आया, दर्द के पूरे भाव उसके चेहरे पर हैं, और वो बैठता है और बैठने के बाद बोलता है कि डॉक्टर साहब, आप पूछे कि मतलब क्या तकलीफ होता है, कमर में दर्द है, आप पूछे बहुत ज्यादा है, तो ज्यादातर कफज वाले बोलते हैं कि हाँ है ही, पर तो अपने डिजीज को वो हमेशा कम करके बताएंगे। तो एक पेशेंट आपके पास आया जो अपनी इतनी समस्या को इतना सा बता रहा है और एक इतने को इतना ज्यादा बता रहा है। तो ये जो डिफ्रेंसिएशन है ये आपको आना चाहिए, और ये कहाँ से आता है, तो 3 जगहों से आता है। पहला जो सिद्धांत आपने चरक सुश्रुत वाग्भट इत्यादि ग्रंथों में पढ़ा है, जो अपने आचार्यों का सिद्धांत है, वो आपके बैकग्राउंड में काम कर रहा है कि ये डिजीज को कैसे डायग्नोस करना है। दूसरा होगा कि आप एक अच्छे ऑब्जर्वर के रूप में है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, पेशेंट के हर एक हरकत को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और तीसरा, एक आप गुड लिसनर हैं। यदि आप लिसनिंग कर रहे हैं, सब बातें सुन रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो पेशेंट है उसके स्वभाव से, उसकी बातों से ही उसके हेतु निकल के आ जाएंगे। और जब हेतु निकल कर आ गया तो फिर चिकित्सा आसान है। और यदि आपके पास हेतु नहीं आता है तो फिर आप चिकित्सा करोगे तो उसमें फायदा हो सकता है, नहीं हो सकता, इसमें डाउट रहता है। तो पहला काम है हमारा हेतु। अच्छा, हेतु निकलेगा कहाँ से, तो इसके लिए हमारे पास जो सिद्धांत है उसमें है, पहले वेग धारणी अध्याय, इसे आप या तो याद कर लीजिए
या यदि आप बार बार भूल जाते हैं तो इसका पॉइंट बनाइए, अपने टेबल के नीचे लगा दीजिए। इससे क्या होता है कि आपका बार बार उस पर नजर जाएगा, वहां से आप केतु ढूंढ सकते हो। दूसरा, दिनचर्या, ऋतुचर्या। और एक चीज ध्यान रखना है कि आज के डेट में अब पेशेंट में अवेयरनेस ज्यादा हो रही है। जो पेशेंट जो है आपके, वो कई बार गलत इंफॉर्मेशन आयुर्वेद के रूप में लेकर के एक भ्रांति पाल करके और वो उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उस प्रैक्टिस से क्या होता है कि उन्हें नुकसान होता है। ठीक है। उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूँ कि अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है। अब अपने यहाँ जो वसंत ऋतु है ये समाप्ति के कगार पे है और ग्रीष्म ऋतु आने के कगार पे है। कोविड का समय चल रहा है। अब इस काल में यदि पेशेंट आपका कोविड से बचाव के लिए काढ़े इत्यादि का प्रयोग कर रहा है, फायदामंद समझ के कर रहा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा उस तरह के एक्टिविटी से वो एग्जॉस्ट हो गया, इस तरह के द्रव्यों से एग्जॉस्ट हो गया कि उसके अंदर पित्त प्रकोप हो गया। और इस कोविड में मैंने कई बार ऐसा देखा कि पेशेंट मेरे पास आए जो श्वास काश की समस्या लेकर के, कोविड पॉजिटिव का रिपोर्ट लेकर के, उनमें उष्ण दवाइयों की जरूरत ही नहीं थी, उनमें भयानक पित्त प्रकोप था। और पित्त प्रकोप की शांति करने के बाद श्वास के वेग भी घट गया। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि हर एक श्वास व्याधि या अस्थमा या खांसी जो है वो कफज नहीं हो सकता, और वातज पित्तज उसमें और भी इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं। ये मैंने आपको शुरू में बताया कि अनप्रेजुडियूस माइंड से जब आप रहिएगा तो आप इसके बारे में विचार कर पाइएगा, नहीं तो ऐसे श्वास दिमाग में आएगा, श्वास उठा रख दे दें। जैसे आएगा कि डॉक्टर साहब मुझे खांसी आ रही है, तो आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा कफ करतू दे दें, कफ करते नहीं, जैसे मेडिसिन आपके अंदर स्ट्राइक होने लगेंगे। तो आपका ऑब्जर्वेशन यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में हमें ये रखना है। दूसरी क्या है कि जब आपका पेशेंट का कंप्लेन आपने ले लिया, सारी बातें उससे पूछी। पूछने का फॉर्मेट में बताऊंगा कहाँ से पूछना है, किन किन विषयों को आपको रखना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर बाद बता देता हूँ आपको। तो पहला क्या होगा कि आपने ऑब्जर्व कर लिया, दूसरा पेशेंट के एक्टिविटीज को देखा, और तीसरा आपने हेतु निकालने के लिए अन्य चिकित्साओं को स्टार्ट किया। ठीक है। तो अब है कि प्रश्न क्या पूछे। तो आयुर्वेद में हर एक प्रश्न जो पेशेंट का उत्तर हाँ या ना में देने वाला हो, उसका मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रहता। जैसे आप किसी पेशेंट के कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात कर रहे हैं और आपने पूछा कि लैट्रिन सख्त तो नहीं होती, उसने बोला कि हाँ या ना। तो ये जो आप मतलब प्रश्न पूछे हाँ या ना में जवाब आया, तो इसके हिसाब से जो आप मतलब हेतु निकालोगे या लक्षण के हिसाब से जो चिकित्सा देने वाले हो, उसमें गलती होने की संभावनाएं मैक्सिमम है। तो आपका प्रश्न कैसा होना चाहिए कि अच्छा आपका लैट्रिन कैसा होता है, आपका मल कैसा है, मूत्र में कोई समस्या तो नहीं, ठीक है, आपका वर्किंग हैबिट कैसा है। तो ये हमेशा सजेस्टिव क्वेश्चन होने चाहिए कि मतलब आप उसे सजेशन दिए कि अच्छा, इसके बारे में आप बताइए, इसके बारे में बताइए। तो फिर वो जैसे आपने अब दिया ऑप्शन की आपका मल कैसा होता है, तो वो पेशेंट बता सकता है कि मेरा मल जो है पतला हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है, शुष्क है, रूखा है, या जो भी है जैसा है वो बता सकता है। यदि आपने उसे सीधे ऑप्शन दिया कड़ा होता है कि नहीं, तो बोलेगा नहीं, तो फिर आपका वहां पे डायग्नोसिस गलती हो सकता है। इसलिए हमेशा क्वेश्चन आपका पेशेंट को सजेस्ट करने वाला हो कि मतलब किसी चीज के बारे में उसको विचार दे दीजिए ना कि आप इस चीज के बारे में बताइए। अच्छा, अब इसके बाद है कि अपने पास अष्टविध परीक्षा जो है ये ज्यादा मतलब मैं प्रैक्टिस में यूज करता हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे ज्यादा हेल्प मिलता है। और अष्टविध परीक्षा में नाड़ी सबसे पहले आता है। तो नाड़ी का जो ज्ञान है ये आयुर्वेद के जो मूल सिद्धांत मतलब मूल जो संहिताएं हैं, चरक सुश्रुत वाग्भट, उसमें बहुत ज्यादा इसका वर्णन नहीं किया गया है। तो निश्चित तौर पे नाड़ी का जो ये विज्ञान है ये बाद में आयुर्वेद में इंट्रोड्यूस हुआ है। कब इंट्रोड्यूस हुआ था? जो आपका रस शास्त्र का काल हुआ, जिसमें आपने देखा होगा कि अनेक योगी लोग जिन्होंने रस औषधियों का निर्माण किया, उनके समय के आसपास में नाड़ी विज्ञान का प्रारंभ होता है। और नाड़ी विज्ञान में जैसे जो सारंगधर ने इंट्रोड्यूस किया वहां तक तो सामान्य बातें हैं, पर कई बार नाड़ी के चिकित्सा में आप लोग देखोगे कि नाड़ी वैद्य जब नाड़ी पे हाथ रखते हैं तो कुछ ऐसा बता जाते हैं जो आपके और हमारे सिद्धांत से परे हो जाता है। जैसे मैंने एक देखा था, वैद्य वीरेंद्र उपाध्याय हमारे यहाँ है, उन्होंने नाड़ी पे ऐसे हाथ रख के और पेशेंट से बोला कि आप जब रास्ते में आ रहे थे, मतलब घर से जब आप निकल रहे थे, तो इस तरह की अवस्था आपको दिखी थी, सही है? पेशेंट बोला सही है। तो अब बताइए कि नाटिका पे हाथ रखकर उन्होंने ये जो चीजें बताया, ये थोड़ा सा देव व्यापारिक टच वाला है। ठीक है। तो नाड़ी के ज्ञान के लिए हम इससे टेम्परेचर, उष्मा, हृदय का स्थिति ये सब जान सकते हैं, लेकिन जो विशेष जानकारी की चीजें हैं वो गुरु परंपरा से जहाँ पे नाड़ी सिखाई जाती है और जहाँ पे योग शास्त्र वाला
जहाँ पे गुरु परंपरा है वहां से हमें ये चीजें प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस समय तक तो मतलब मुझे इसका ज्ञान नहीं है ज्यादा, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा आपको नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जो इसके बाद वाला टॉपिक है, जिसमें हम लोग नाड़ी के बाद जो सेकंड टॉपिक हमारा आता है, इसमें हम लोग बात करते हैं मूत्र परीक्षा के बारे में। तो ये इम्पोर्टेंट होता है। अब मूत्र परीक्षा में जब आप पेशेंट से देखिए, एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपका हो सकता है कि पूरी की पूरी डायग्नोसिस मूत्र परीक्षा से ही बन जाए, आपको आगे ज्यादा प्रश्न पूछने की जरूरत ना पड़े। तो मूत्र परीक्षा में पहले आपको ध्यान रखना है कि मात्रा कितनी है, पानी का इंटेक कितना हो रहा है, मूत्र का रंग क्या है, और मूत्र में गंध है कि नहीं है। इस तरह की आप वहां पे जानकारी ले सकते हैं। यहाँ से आपको प्रमेह, धातु क्षय, फिर किडनी डिजीज, इस सब की आपको जानकारी हो सकती है। योग रत्नाकर में एक उन्होंने अच्छा तैल बिंदु परीक्षा का इंट्रोड्यूस किया है। तो तैल बिंदु जो परीक्षा है, इसका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं, ये अच्छा है। यदि खास करके यदि आप बहुत क्रॉनिक केस आपके पास आ रहा है, तो 10 साल, 15 साल, 17 साल से यदि किसी डिजीज सफर कर रहा है, तो वहां पर इन सभी प्रक्रियाओं से आपको ज्यादा हेल्प मिलता है। यदि एक्यूट केस है, तुरंत का प्रॉब्लम लेकर आया है, तो उसमें आप इसमें रंग और इसके यूरिन आउटपुट और इन सब जानकारी से आपका काम चल जाएगा। लेकिन यदि क्रॉनिक केस डील कर रहे हैं, तो वहां मूत्र परीक्षा आपको करनी चाहिए। फिर तीसरा आपका जो टॉपिक आता है वो होता है मल परीक्षा। अब देखिए, मल परीक्षा कितना इंपॉर्टेंट है कि यदि आप पेशेंट से पूछते हैं कि आपका मल कैसा है, और मल के बारे में वो बताना स्टार्ट करता है, तो जब यदि यदि आपका मॉडर्न व्यू का पेशेंट है तो बोला पेट साफ नहीं हो रहा है, तो पेट साफ नहीं हो रहा है, इससे आपका कोई मतलब हेतु निकल के नहीं आएगा, कोई लक्षण आपको नहीं प्राप्त हो रहा है। आप उससे मल के ऊपर प्रॉपर बात करने के लिए बोलिए। तो आपको पेशेंट यदि हिस्ट्री दे रहा है कि डॉक्टर साहब मेरा मल जो है कभी टाइट होता है, कभी ढीला होता है, कभी उसमें दुर्गंध रहता है, फेन रहता है, या फिर उसमें है कि एकदम से मतलब कई बार पेशेंट ऐसा बता देते हैं कि स्टूल में करने गया और वो मतलब स्टूल आवाज के साथ होता है, पूरा पेन पर मेरा मल जो है वो चिपक जाता है, या एकदम से पटाखे जैसा आवाज लेकर के होता है। तो ये जो आपके पास कंप्लेन आ रहा है, ये सीधे बता रहा है पक्षवात वात की विकृति है, या कहाँ की विकृति है, ग्रहणी है नहीं है। क्योंकि यदि आपका पास वातज ग्रहणी है, तो उसमें जो भी मल होगा उसमें झाग, कभी कठोर, कभी द्रव, इस तरह का सिम्टम्स लेकर आएंगे। तो आप लोग जब चिकित्सा अभी स्टार्ट करने वाले हो, तो आप एक काम कर सकते हैं कि मल लिखकर एक पॉइंट बनाइए, और पूरे संहिता में कहाँ कहाँ पे मल का क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए वहां पे, ताकि एक मल की हिस्ट्री से आप पेशेंट की डिजीज को डायग्नोस कर सके। ठीक है। मूत्र का है तो मूत्र लिख करके, और फिर मूत्र के कहाँ कहाँ इंडिकेशन मिल रहा है, किसकी डिजीज है, मूत्र के क्या क्या लक्षण मिल रहे हैं। जैसे मेरे पास एक पेशेंट आए थे, और उन्होंने कंप्लेन दिया कि डॉक्टर साहब मुझे जो है स्टोन है, पथरी की समस्या है, अस्मरी है, और अस्मरी का वो ट्रीटमेंट हमसे पहले भी चिकित्सक से ले रहे थे और फिर मेरे पास आया। लेकिन उनका जो कंप्लेन था यूरिन को लेकर के, वो मंजिष्ठा में की तरह था, और मंजिष्ठा में की तरह उनका यूरिन के सारे लक्षण थे। तो मुझसे पहले यदि किसी चिकित्सक ने ट्रीटमेंट दिया और देने के बाद अस्मरी की चिकित्सा उसे लाभ नहीं हो रहा है, और लक्षण मूत्र का मंजिष्ठा में की तरह आ रहा है, तो मुझे मंजिष्ठा में ही चिकित्सा देनी चाहिए, और मैंने दिया, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो आपको हमेशा पकड़ के चलना है, पहले हेतु और फिर लक्षण, कि लक्षण क्या आ रहा है, क्योंकि मॉडर्न डायग्नोसिस कुछ भी हो सकती है, और उसका आपके ट्रीटमेंट पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आप उससे अपने ट्रीटमेंट को जब कोरिलेट करना स्टार्ट करिएगा, तो आपकी डायग्नोसिस और आपका ट्रीटमेंट एक्यूरेट नहीं होगा। क्योंकि यदि आपके पास पेशेंट कोई आ रहा है और किसी बड़ी बीमारी का नाम लेकर के आ गया, तो डॉक्टर साहब इनको सर्वाइकल डिस्टोनिया हो गया है, तो अब आप उसका मॉडर्न प्रोग्नोसिस देखोगे। अब उसके आप मॉडर्न के हिसाब से सोचने लगे, जैसे आपके दिमाग मॉडर्न की बुद्धि या उसके सिद्धांतों से उपस्कृत हुआ कि आपको समझ में नहीं आया कि आप बस्ती देकर क्या करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपको हमेशा हेतु, लिंग और औसत पे काम करना है, और ये हेतु, लिंग और औसत आपको निकालना आयुर्वेद सिद्धांत के अनुसार है। इसलिए मैं आप सबों से कह रहा हूं कि जब आपके पास फर्स्ट में पेशेंट आए और अपना रिपोर्ट, क्योंकि सौभाग्य कहिए या फिर दुर्भाग्य कहिए, जो भी है, पर आयुर्वेद लोगों का लास्ट ऑप्शन बचता है। और जब लास्ट में पेशेंट आपके पास आएगा, तो एक मोटी फाइल लेकर आता है, कम से कम 25, 30, 50 पन्ने का तो फाइल होगा ही होगा, और वो दिया आपको। और हो सकता है कि आपसे पहले वो मतलब
बहुत अच्छे, बहुत नामी और फेमस डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेकर के आया हो, और उनका जो डायग्नोसिस है यदि आपने स्टार्टिंग में ही देख लिया, तो निश्चित तौर पे मानिए कि आपकी डायग्नोसिस उन्हीं के डायग्नोसिस के इर्द गिर्द घूमने लगेगी। इसलिए कभी भी किसी भी आपसे पूर्व जो चिकित्सक है उसके फाइल्स को, पेशेंट के फाइल को आप पहले मत देखें, पहले उसे रख दीजिए। फिर पेशेंट से आप बात कीजिए, हाँ जी आपको समस्या क्या है। तो समस्या जब पेशेंट अपना एक्सप्लेन करने लगेगा, फिर आप वहां से अपना हेतु और उसे सारे पॉइंट, जैसे कि आपने मल के बारे में पूछ लिया, मूत्र के बारे में पूछ लिया, फिर पुलिस के बारे में पूछ लिया, श्वेत के बारे में पूछ लिया, ठीक है, पसीना कैसा होता है, फिर आप उसके शब्द के बारे में ध्यान दीजिए कि आवाज बजा बजा तो नहीं आ रहा है, आवाज में हार्डनेस है कि नहीं है। इस तरह से आप फिर उसकी दृष्टि के ऊपर, आंखों में कोई दिक्कत, आंखों के नीचे काला आना, ये सब जो भी चीजें हैं जो आपकी जनरलिटीज में आपको दिख रहा है पेशेंट में, उस पर ध्यान दीजिए। और सबसे लास्ट में पेशेंट की आकृति, आकृति में क्या है कि जैसे बाल कैसे हैं, नख कैसे हैं, ठीक है, पेट कैसा है, और फिर टच करके स्पर्श करके यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसके लिए एक मैंने स्टार्टिंग में सिद्धांत बनाया था, जब मैं नया नया प्रैक्टिस स्टार्ट किया था, तो मैंने एक अपना फॉर्मूला बनाया था कि मुझे इन इन चीजों को जरूर देख लेना है। उसमें सबसे पहले मैंने जो लिखा था, मतलब एक शब्द मैंने लिखा था कि उकानी, ऊ से उष्मा, कि पेशेंट से हमेशा उष्मा के बारे में पूछ लीजिए, हीट से संबंधित कंप्लेन। अब हीट में फीवर भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है। कई बार पेशेंट आपको कंप्लेन देगा, डॉक्टर साहब मेरा पेट ठंडा रहता है, सर गर्म रहता है, या फिर सर ठंडा रहता है, पैर में बहुत ज्यादा जलन होता है, पेट में जलन होता है, खाना खाने के बाद जलन होता है, पीठ में जलन होता है। इस तरह से पेशेंट आपको अलग अलग डिजीज में अलग अलग तरह के कंप्लेन उष्मा से संबंधित दे सकते हैं। पेशाब में जलन हो रहा है, पेशाब में उष्मा आ रहा है, कई बार कहते हैं कि मल जो है मेरा वो गरम गरम आ रहा है। तो इस तरह से उष्मा से संबंधित जितने भी कंप्लेन हो उसको आप नोट डाउन वहां पे कर लीजिए। दूसरा, ऊ का नी, तो का से हो गया काल। अब काल के बारे में पूछ लीजिए कि डिजीज कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है, सुबह शाम दोपहर, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, इस तरह से आप काल के बारे में पूछ लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि मानिए कोई पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब हर साल हमको बरसात में प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहां से आप सीधे सीधे पहुंच जाओगे कहता है यहाँ वात की विकृति हो सकती है, वात और कफ पर आपका दिमाग जाएगा। तो इस तरह से काल इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या है, खाना खाने के बाद दर्द होता है, खाना खाने से पहले दर्द होता है, खाना खाने के बाद मुझे उल्टी हो जाती है, खाना खाने से पहले उल्टी रहती है, ये समय हो गया। ये बीमारी जो है आपकी किस समय सबसे ज्यादा हो रहा है, इस चीज को जब आप नोट वहां पे कर लोगे तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तीसरा है नी, नी से निद्रा, उसके स्लीप के बारे में पूछ लीजिए। अब स्लीप के बारे में पूछते समय में ध्यान रखना है क्या क्या पूछेंगे, कि नींद आती है कि नहीं आती है, ये तो ठीक है। नींद के बारे में जब पेशेंट बताएगा तो वहां पर ही आपको स्वप्न के बारे में पूछ लेना है, दिन में सोता है कि नहीं सोता है, रात में सोता है कि नहीं सोता है, दिवा स्वप्न लेता है कि नहीं लेता है। तो नींद से संबंधित जितने भी कंप्लेन है, प्रॉपर नींद आती है, किसी किसी पेशेंट को कहेगा कि हाँ डॉक्टर साहब बहुत बहुत अच्छा नींद आता है, मैं तो 12 12 घंटे सो जाता हूँ। अब 12 घंटे जब पेशेंट कह रहा है कि मैं सो जाता हूँ, तो वहां आपको एक हेतु मिल गया। कोई पेशेंट कहे कि मैं 4 ही घंटा सोता हूँ, यहाँ भी आपको हेतु मिल गया। तो नींद से संबंधित आपको सारे कंप्लेन वहां पे पेशेंट को ले लेना है। फिर है अरोका देह कृति, सेकंड जो शब्द मैंने रखा था अ से हो गया अरुचि संबंधी। तो अरुचि यहाँ पे आहार संबंधी हो जाएगा कि आपके खाने में क्या चीज में रुचि है, खाना खाने की इच्छा है कि नहीं है, किस तरह का रस लेने की इच्छा है। कई बीमारियों में है कटु रस पसंद करता है, कोई मधुर रस पसंद करता है। तो यहाँ आपको अरुचि में उसके क्या खाने में पसंद है इससे आप पता कर सकते हैं। फिर भूख के बारे में पूछ लीजिए, फिर भोजन को देख करके उसे इच्छा कैसी होती है ये पूछ लीजिए, या इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी हिस्ट्री और डिप्रेशन संबंधी हिस्ट्री भी यहाँ से ले सकते हैं। किसी चीज में आपको रुचि है कि नहीं, तो मुझे खेलने का मन नहीं है, मुझे दिन भर सोने का मन करता है, मुझे कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, ये सब भी अरुचि में आ गया। मतलब उसकी रुचि किस चीज में है, खाने के में और समाज में, दोनों स्तर पे यहीं से आप प्रश्न पूछ करके निकाल लीजिए। यदि पेशेंट आपके पास हिस्ट्री दे रहा है डॉक्टर साहब मुझे दिन भर सोने का मन कर रहा है, मुझे कोई रुचि नहीं रहता किसी काम में, या हो सकता है कई बार अरुचि वाले पेशेंट इस तरह से आते हैं कि वो आपको अध्यात्म समझाने लगेंगे, डॉक्टर साहब दुनिया क्या है, दुनिया नश्वर है, क्यों परेशान रहना किसी काम के लिए। तो यहाँ भी आपको एक बार समझ लेना है कि ये जो पेशेंट है जो मुझे वैराग्य समझा रहा है, ठीक है, ये क्या वास्तव में ये वैराग्य बता रहा है, या फिर धातु क्षय के कारण या किसी बीमारी के कारण इसको इतना ज्यादा आलस्य या वीकनेस उत्पन्न हो गया है, इतना आम की संचिति हो गई है, इससे नहीं हो रहा है इसलिए ये बता रहा है।
एक अपने यहाँ कहावत है ना, अभावे साधु, कि यदि किसी चीज का हमें मतलब प्राप्ति नहीं हो रहा तो उसकी हम अनिच्छा कर देते हैं। यदि मैं दौड़ नहीं सकता तो मैं क्यों दौड़ू, सीधा सा बोल दूं। तो इस बात का यहाँ पे ध्यान देना है कि अरुचि में हमें उस पेशेंट के रुचि रुचि का संबंध किससे है, मन से है। तो आहार और कार्य विधि दोनों की रुचि यहाँ से आप लोग देख लीजिए। फिर है तीसरा टॉपिक अरुचि के बाद काम। तो काम में यहाँ पे आपको उसके सेक्सुअल इंटेलिजेंस जितनी भी चीजें हैं, सेक्स से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, यहाँ पे यदि लड़का है, नया एज का है, तो धातु क्षय से पूछ लीजिए, स्वप्न दोष पूछ लीजिए, शुक्र क्षय के बारे में पूछ लीजिए, मल के साथ शुक्र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब चीजें पूछ लीजिए। और यदि फीमेल है तो उसे वहां पे आप उसी समय मेंसेस से संबंधित हिस्ट्री ले लीजिए, या मैथुन संबंधी इच्छा अनिच्छा जो भी प्रश्न इनके हैं, काम से संबंधित या जेनेटल ऑर्गन से संबंधित, वो वहां पे आप उनसे पूछ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक ये हिस्ट्री निकल के आएगा। फिर है देह। अब देह में क्या देखना है कि पेशेंट का पसीना, पेशेंट का स्ट्रक्चर, पेशेंट का दुर्गंध, पेशेंट के शरीर में ये जो यूका है या फिर लीक है, ये सब चीजों की प्राप्ति तो नहीं है। बाल बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, ठीक है, पैचेस क्या है, बाल, अब जैसे कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है बहुत अर्ली एज में, उसके बाल पक रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको एक हिस्ट्री दे सकता है। या बाल आपने लिया उसको पानी में डाल के देखा, क्योंकि बाल भी मल है, पानी में डूब नहीं रहा है, तो यहाँ से भी आप आम दोष की संचिति यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देह के बारे में वहां से देह का एक स्ट्रक्चर वहां पे आप देख लीजिए। फिर एक कृति। अब यहाँ आकृति मतलब है कि पेशेंट का पैर हाथ देखिए कि इसमें सोज तो नहीं है, सूजन तो नहीं है, पैर में स्वेलिंग नहीं है, मुंह पे स्वेलिंग तो नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें स्वेलिंग के बारे में, एडिमा के बारे में, फिर है व्यंग जो चेहरे पे छाई होती है उसके बारे में, ठीक है, या कोई स्किन डिजीज है उसके बारे में वहां पे, या स्किन बहुत ज्यादा पसीना तो नहीं हो रहा है, तो ये आपका वहां से निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है थम। थम थ से हो जाएगा थकान। ये थकान से संबंधित, कमजोरी से संबंधित सारी समस्याएं पूछ लेती है। यहाँ पे ही आपको मानसिक कमजोरी और शारीरिक कमजोरी दोनों पूछ लेना है। ठीक है, और थकान का हिस्ट्री जब यहाँ पे मिल जाएगा कि कई बार जैसे पेशेंट देते हैं कि लेटरिन करके आने के बाद मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस समझ में आता है डॉक्टर साहब, तो ये पास एक बहुत स्ट्राइकिंग केस में आपको आ गया कि लेटरिन के बाद थकावट, सुबह नहाने के बाद सर्दी, ठीक है, या फिर आपके पास आया कि आफ्टर सेक्स ग्रेट लिथार्जी, ठीक है, या एक बार मैंने मैथुन कर लिया तो मुझे 10 दिन तक इच्छा ना होती है। तो ये जो थकान या फिर अनिच्छा जैसे जो केसेस मिल रहे हैं, ये आपके लिए स्ट्राइकिंग हो सकते हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस भी आप वहां पे पेशेंट से पूछ लीजिए। अगला है मन। अब मन का मैंने, चूंकि जब मैं अष्टविध परीक्षा बताया था उसमें मैंने बताया था कि मन पे ध्यान ये रखना है, कई बार पेशेंट जल्दी ठीक होने के लिए अपनी बीमारी को बहुत ज्यादा मतलब विस्तार से बताते हैं, और कई बार पेशेंट जो है वो अपनी बीमारी को सर्व के कारण बहुत शॉर्ट बताते हैं, या फिर जैसे बात वाला है तो हर चीज का विस्तार कर देगा। दवा भी है तो जैसे आयुर्वेदिक दवाइयां हैं तो उसको लगेगा कि आयुर्वेदिक दवाइयां नुकसान नहीं करती, तो जल्दी जल्दी ज्यादा ज्यादा खा लेगा, ज्यादा मात्रा में खाकर तकलीफ पैदा कर सकता है। तो ये मन की अवस्था जो है, सत्व जो है, उसकी जांच कर लेनी चाहिए। ये पेशेंट पंचकर में लेगा कि नहीं लेगा। अब मानिए आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है जो बहुत डरपोक है, उसका एक आपका हमको रक्त मोक्षण करना है, ठीक है, रक्त मोक्षण का नाम ही सुन के उसको कमजोरी आ जाएगा। यदि आपने गलती से नीडल पंचरिंग कर दिया, 2 ml भी ब्लड निकाल लिया, तो उसको कमजोरी आ जाएगा, तो फिर 3-4 गिलास जूस, 3-4 दिन तक जूस पिएगा और पता नहीं वो क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ मन की अवस्था जाननी जरूरी है, क्योंकि ये कौन सी चिकित्सा अफोर्ड कर सकता है, कौन सी चिकित्सा ले सकता है। आपके पास मानिए कि कोई अल्प सत्व वाला पेशेंट आया है और उसको आप काढ़ा लिख दिए या महासुदर्शन चूर्ण लिख दिए। अब महासुदर्शन चूर्ण लेने के बाद वोमिटिंग स्टार्ट हुई, क्योंकि उसका मन का बल कम है, तो ऐसे में आपकी जो चिकित्सा है वो निष्फल हो जाएगी। तो वहां पे आपको रसौषधि दे देनी चाहिए, या ऐसी दवा जिसका कि स्वाद उतना खराब ना हो सकता है कि आपके व्यू से महासुदर्शन बहुत फास्ट, बहुत अच्छा काम करे उस पर, लेकिन चूंकि उसका सत्व ही कमजोर है और दवा पच नहीं पाएगी तो फायदा नहीं होगा, इसलिए वहां पे आपको दूसरे ऑप्शंस की तलाश कर लेनी चाहिए। तो ये मन के आधार पे यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और कई बार पेशेंट इस तरह के भी आते हैं जिनको कितना भी कड़वा दवा कुछ भी दे दीजिए सब कुछ खा लेंगे, अग्नि कर्म सब करवा लेंगे। तो ये कौन सी चिकित्सा का विधा मुझे अप्लाई करना, मुझे कषाय देना है, चूर्ण देना है, रस औषधि देना है, रसायन थेरेपी देना है, इसकी जानकारी हमें मन से पता चल जाए, पेशेंट ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। दूसरी चीज क्या है
कि यदि आपके पास मानिए मन के बारे में जानकारी होने से क्या फायदा है कि आप चिकित्सा के प्रॉपर सूत्रों के आधार पर चिकित्सा दे पाएंगे इसको कि नहीं दे पाएंगे। उदाहरण के लिए आपके पास कोई आम बात का पेशेंट आया और आम बात की स्थिति है उसे, और संजोग से वो पेशेंट आपके पास फर्स्ट में ही आ गया। अब आप बोलिएगा मैं आपका पहले दीपन पाचन करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपकी चिकित्सा स्टार्ट करूंगा, तो वो पेशेंट ज्यादा चांस है कि आपके पास वो न रुके। यदि आप उसका जिम्मेदारी देकर अगर भेजे हैं, उसका दर्द कम नहीं हुआ तो वो नहीं रुकेगा। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में, और कई बार क्या होता है कि पेशेंट आके बोले डॉक्टर मुझे ठीक कर दीजिए, तो वहां पे उसका सत्व अच्छा है तो वहां पे आप एकदम चिकित्सा सूत्र के आधार से चलिए। ज्वर का चिकित्सा देना है, यदि पेशेंट आया आपने बोला कि हाँ भैया आपको लंघन करना है और अल्प सत्व वाला है, तो सोचेगा कि यार बुखार है, खाना खाने से मना कर दिया, हमको तो कमजोरी आ जाएगा, हम तो मर जाएंगे, तुरंत डॉक्टर क्विट कर देगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे सत्व का जांच इसलिए कर लेना है कि हमें उस पेशेंट के आधार से उसके आहार विहार और औषध का व्यवस्था हमें कर लेना होगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि आयुर्वेद में लोग कहते हैं कि यहाँ बड़ी ज्यादा मात्रा में लोग रिस्ट्रिक्शन करते हैं कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ। तो यदि आपके पास अल्प सत्व वाला पेशेंट आ गया तो वहां पे आप क्या करो, क्या खाओ ये बता दीजिए कि आप ये खा सकते हैं, ये खा सकते हैं, ये खा सकते हैं। 10-20 ऑप्शन दे दीजिए उसको, जिसमें से आपको जो मन करे सो खाइए। तो 10 ऑप्शन आपने दिया और अल्प सत्व वाला है तो उसे खुशी होगी, अरे डॉक्टर साहब ने 10 चीजें खाने के लिए कहा है। और यदि आपने 10 चीजें मना कर दी और अल्प सत्व वाला है तो उससे घबराहट हो जाएगा कि अब मैं क्या खाऊंगा। ठीक है, तो डायग्नोसिस आपकी इस बात पर ध्यान रखनी होगी कि पेशेंट जो मेरे पास आ रहा है इसका सत्व कैसा है, तो मुझे किस तरह से इसे चीजें देनी है। ठीक है, दोनों में आप काम वही कर रहे हैं। जैसे पेशेंट आया, आपने बोला कि दूध और दूध से बना हुआ चीज न खाए। ठीक है, तो दूध और दूध से बना हुआ चीज न खाए, आपने समझाया, समोसा और नमक मना कर दिया, दही और एक चीजें आपने मना कर दी उसके साथ। दूध के साथ आप खट्टा चीज मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, तो वो परेशान हो जाएगा। तो उसको यदि आपने सीधा सीधे ऐसे बोला कि देखो भैया एक काम करो, दूध मत खाना, पनीर मत खाना, दूध मत खाना, पनीर मत खाना, ये सब चीजें आपने मना कर दी, तो उसका वहां से वो इस चीज को छोड़ करके बाकी चीजें खा सकता है। ठीक है, तो दोनों चीज ध्यान रखनी है। तो मन के स्तर पे हो गया। इसके बाद है सधीभ्र, एक टर्म मैंने बनाया था। स से हो गया संबंध, उसका अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने कलीग के साथ कैसा संबंध है। क्योंकि एक मैं बात बताऊं कि यदि कोई बीमारी है और उसका मेंटेनेंस कॉज वहां पे है, जैसे कोई पेशेंट है, माइग्रेन की पेशेंट है, और उसके घर में कोई ऐसा बंदा है जो दिन भर से किसी चीज से करता रहे, लड़ता रहे। ठीक है, तो ये एक्साइटिंग कॉज यदि वहां पे है तो फिर उसका बीमारी नहीं ठीक होने देगा। तो इस बात के लिए आपको संबंध देखना होगा, क्या ये दिन भर लड़ती रहती है, ये लड़ता रहता है, या इसके घर वालों का संबंध कैसा है, किस तरह के संबंधियों का डाइट है। क्योंकि जो जिस क्षेत्र में है उस तरह का उसका आहार होता है, आहार है, या फिर जो उसके परिवार में ट्रेडिशन कल्चर फॉलो किया जाता है उस तरह से उसका रहन सहन आहार विहार होता है। तो यहाँ से संबंध से आप 3 चीजें निकाल सकते हैं, उसके परिवार की स्थिति क्या है, किस तरह के आहार भोजन दिनचर्या को लोग पालन करते हैं। दूसरा चीज कि वहां पर उसे मानसिक आघात, मानसिक त्रास या विषाद देने वाला तो कोई नहीं है। खास करके जब हम लोग इनफर्टिलिटी केस को ट्रीट करते हैं वहां पे चीजें देखने को मिलती है कि औरतें खास करके दूसरे औरतों को इस तरह से दिन भर टोंट करती रहेंगी, या कई बार श्राप देती रहती है, ऐसा कुछ भी बोल देंगी जिससे कि पेशेंट का मानसिक स्थिति बिगड़ा रहे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि यदि आप माने कि माइग्रेन ट्रीट कर रही हैं, कोई भी मानसिक व्याधि ट्रीट कर रही हैं, या कोई ऐसा जिसमें कि विषाद से रोग तो जनरली बढ़ ही जाते हैं लेकिन कुछ में बहुत जल्दी बढ़ते हैं, तो वहां भी इन चीजों का ध्यान रखना होगा। उनके फैमिली वालों को, उनके हस्बैंड को, या हस्बैंड है तो पत्नी को वहां पे आप समझा सकती हैं। तो यहाँ से संबंधों के बारे में जानकारी मिलेगी। दूसरी चीज क्या है कि कई बार पेशेंट होती है बहुत ज्यादा भावुक, बेटा माने कि है दिल्ली, पेशेंट है सिवान में, और बेटा वहां खाया कि नहीं खाया उसके लिए चिंता करके यहाँ पे खाना पीना छोड़ी हुई है। ठीक है, तो इस तरह के जब अल्प सत्व वाले पेशेंट आपके पास आएंगे या इस तरह की समस्याएं लेकर के, इसमें एक कॉज मिल सकता है। जैसे मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनको वोमिटिंग की टेंडेंसी थी और बार बार कफ का प्रॉब्लम था। तो वो क्यों हो रहा था, क्योंकि उनके हस्बैंड जो थे वो वर्क करते थे खेत में, तो वो आते थे 11 बजे दिन में काम वाम करके, और 11 बजे फिर वो नहाएंगे, खाना खाएंगे 12 बजे, उनके खाने के बाद ये खाएंगी 1 बजे, और सुबह उठी अब 4 बजे, 4 बजे उठी और खाना खा रही है 1 बजे, तो इस बीच में दोष विकृत तो होना ही है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप हेतु
निकाल सकते हैं। तो ये हो गया कि संबंधियों के बारे में वहां से हिस्ट्री ले लेना है। संबंधियों के डिजीज के बारे में भी हिस्ट्री यहाँ से आप ले लीजिए कि मतलब इनके फादर इनके मदर को कोई इस तरह का बीमारी तो नहीं था, ठीक है। और इसके बाद होता है धी। धी मतलब होता है बुद्धि। बुद्धि की अवस्था पे देख लीजिए कि इनका मेमोरी कैसा है, ये बातों को कितना मानती हैं कितना नहीं मानती हैं, क्या मतलब स्टेटस है इनका, याददाश्त की स्थिति क्या है। और इसके बाद भ्रम। अब भ्रम में मैं एक बात बताऊं आपको, थोड़ा सा अटपटा लगेगा। कई बार पेशेंट आपके पास आएंगे जिनको भ्रम रहता है कि मैं इस तरह के काम की थी, इसके कारण मुझे इस तरह की तकलीफें आई हैं। आप समझ रहे हैं ना। खास करके जब मानसिक पेशेंट आपके पास आएंगे तो वो बताएंगे कि डॉक्टर साहब मुझे इस तरह से मतलब अभिचारण कर दिया गया, प्रयोग कर दिया गया मेरे ऊपर, या इसने मुझे कुछ मिला के खिला दिया। ये एक भ्रम की अवस्था बनती है। या कई बार क्या होता है कि पेशेंट रात को सोया डर गया, ठीक है। या कई बार पेशेंट जैसे आपको अपस्मार इत्यादि में मिलेगा कि पेशेंट अंधेरे रूम से, लाइट से, अपनी परछाई से उसे भ्रम हो रहा है, उसे डर लग रहा है, ठीक है। तो डर की हिस्ट्री, भ्रम की हिस्ट्री, चक्कर की हिस्ट्री, ठीक है। ये सभी चीजें वहां से आप निकाल लीजिए, जो उसके मन के भाव, ठीक है। कि किस कई बार क्या है कि लोग खुश होते हैं। जैसे मानिए एक उदाहरण देते हैं आपको। एक पेशेंट आपके पास आया जो कि दुखी है, क्रोध आया। तो क्रोध आने के बाद वो पेशेंट उठा और सामने वाले को मारने लगा। एक क्रोध आया तो वो वहीं पे कांपने लगा, ठीक है। एक है जो डरा, डर का यदि उदाहरण लेते हैं, एक पेशेंट डरा तो डर के सामने वाले पे आक्रमण कर दिया। यदि पित्तज प्रकृति का पेशेंट है, उसको डर लगता है तो सामने वाले पे एकदम से अटैक कर देता है, ठीक है। वात वाला वहां से थोड़ा बहुत मुंह से कुछ बोलेगा फिर भाग जाएगा। कफ वाला जो है उसको यदि डर लग रहा है तो वहां पे रुक जाएगा। तो एक ही डर है, उसमें तीन तरह के स्टेटस आपको दिख रहे हैं। कफ वाला डर लगा वहीं पे ठहर गया। पित्त वाला उस पर दोगुनी आक्रमण, दोगुनी शक्ति से आक्रमण कर रहा है। वात वाला थोड़ा सा मुंह से कुछ बोला, मैं देख लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, फिर भाग गया। तो एक ही कॉज है, एक ही हेतु है, पर रिस्पॉन्स तीनों प्रकृति का अलग अलग आ गया ना। तो इस तरीके से आपको इस चीज पे ध्यान देना है। और जो बेसिक अपने मानसिक लक्षण है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, तृष्णा, तो इस पे आपको ध्यान दे देना चाहिए। ये सब चीजें कब देखनी है? क्या आपके पास कोई पेशेंट सर्दी का आया तो इतनी चीजें देखने की जरूरत है क्या? यदि एक्यूट केस है तो सबसे पहले उसमें काल देख लीजिए, समय क्या चल रहा है, कब से हुआ है, क्यों हुआ है, उतने से काम बन जाएगा। लेकिन यदि आपका मतलब फेम, आप धीरे धीरे यदि आप अच्छी चिकित्सा करते रहे, संहिताओं को आधार लेकर जब चिकित्सा आप करने लगिएगा तो कुछ समय के बाद ये सब चीजें आपके युक्ति में अपने आप स्फुर्त होने लगते हैं। आपके माइंड में अंदर से चीजें युक्ति पूर्वक आने लगती हैं। हालांकि उन युक्तियों का बेस भी आपकी किताबें, आपकी नॉलेज ही रहता है, लेकिन ये युक्तियां जब आने लगती हैं तो इन युक्तियों के प्रभाव से क्या होता है कि आप इस तरह से देखने लगते हैं डिजीज। आपके पास व्रण का पेशेंट है तो व्रण में अब इतनी चीज आपको नहीं देखनी है, वहां पे दर्शन स्वतंत्र काफी है। लेकिन यदि आपके पास रूमेटिज्म पेशेंट आ गया, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी लेकर के आ गया, क्रॉनिक अस्थमा लेकर आया, कोई भी बीमारी जो क्रॉनिक लेकर के आया है, तो वहां आपको हेतु निकालने के लिए इतनी चीजों की जरूरत पड़ेगी। अष्टविध परीक्षा और जो मैंने ये बताया, इस पॉइंट को आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है मैंने अपने सहूलियत के लिए मैंने इसे बनाया था। हो सकता है कि आप इससे अच्छा भी बना सकते हैं। तो आप अपने व्यक्तिगत जो व्यक्ति सिद्धांत है उसके हिसाब से आप अपनी सहूलियत के लिए आप कुछ और इससे भी अच्छा, या इसको भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब इसके बाद हम एक बात करते हैं कि पास्ट हिस्ट्री आयुर्वेद में कैसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार तो सिद्धांतों में हम लोग पुरानी डाटा ले लेते हैं, बहुत सारी चीजें पेशेंट से पूछ लेते हैं, लेकिन मुझे उसका उपयोग कैसे करना है यदि नहीं पता है तो फिर उस ज्ञान का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है, ठीक है। इसको मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरे पास 3 साल पहले मेरा एक फ्रेंड है, उसकी वो, ठीक है, ट्रीटमेंट उनको ये है कि उन्हें ट्यूबरक्लोसिस की पास्ट हिस्ट्री, और वो एमबीबीएस एमडी है। तो उन्होंने क्या किया कि ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट लिया, 9 मंथ का कोर्स किया, ठीक हो गया। उसके बाद उनको बैकबोन में उनकी मतलब दर्द की कंप्लेन थी। धीरे धीरे वो 1.5 साल के बाद एकदम से सीवियर हो गया कंप्लेन।
स्थिति इतनी हो गई कि वो फिर मतलब अपना जॉब नहीं कर पा रही थी। फिर उन्होंने बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया। फिर ये जो मेरा फ्रेंड था इसने मुझसे भी एक बार कॉन्टेक्ट किया कि यार ऐसा ऐसा है, क्या किया जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो पेशेंट है उसके पास जो हिस्ट्री है वो है ट्यूबरक्लोसिस पास्ट। तो ट्यूबरक्लोसिस में धातु क्षय होता है। तो जो चिकित्सा मैंने अप्लाई किया उसमें धातु वृद्धि की ही चिकित्सा दी और उससे फायदा हुआ। मेगान क्रॉस का प्रयोग किया गया, फिर उसमें आपने घृत का कुछ प्रयोग किया गया, अजास का प्रयोग किया गया, इससे फायदा हो गया, ठीक भी हो गया। तो इस चीज में आपको ध्यान रखना है कि जब पास्ट हिस्ट्री आपके पास कोई बड़ी बीमारी का है, कोई बीमारी जो लंबे समय तक धातु क्षय या फिर कोई समस्या पैदा किए हुए है, तो उसकी और उसके बाद कोई डिजीज स्टार्ट हुआ है, तो हो सकता है कि उस डिजीज के उपद्रव स्वरूप में आया हो, तो उसकी चिकित्सा आपको देनी होगी। जैसे कई बार कमर दर्द के पेशेंट आते हैं जिनका पास हिस्ट्री में रहा है ट्यूबर टाइफाइड या कोई और भी बीमारी, बुखार की समस्या जिसमें उनको थोड़ी मोड़ी बुखार लगातार बनी हुई है, तो ये हेतु भी कई बार क्या है कि आपके कमर के दर्द, पीठ के दर्द, रीढ़ की हड्डी के दर्द की संप्राप्ति स्टार्ट कर देते हैं। तो पास्ट हिस्ट्री यदि आप ले रहे हैं तो उसे आप ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसे संतत सतत अन्य दूसरा तृतीय चतुर्थ जो ज्वर है वहां की हिस्ट्री कंप्लीट से भी आपको ये दिक्कतें आती है। फिर रक्त की दृष्टि का यदि हिस्ट्री रहा, फिर डॉक्टर साहब इसको फंगल इन्फेक्शन पिछले 10 साल से और अब इसको सर्वाइकल हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका, हालांकि फंगल इन्फेक्शन जनरली नहीं होता, ज्यादा होता है, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि स्किन डिजीज कोई लंबे समय तक चला है या चल रहा है और उसके बाद कोई और बीमारी हो रही है, तो निश्चित मानिए कि ये बीमारी उन्हीं दोष के प्रोमिनेंसी से, जैसे फंगल इन्फेक्शन ज्यादातर कफ बात की प्रॉब्लम से होता है, तो इसे यदि भविष्य में कोई और प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें कफ और बात के इन्वॉल्वमेंट होने का चांसेस ज्यादा है। इसका यहाँ से आपको एवेल्युएशन कर लेना चाहिए, यहाँ से उसका आपको जांच कर लेना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आपके पास एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आवृत और अनावृत का जो चैप्टर है, इसका आपके पास डाटा कंप्लीट होना चाहिए कि आवृत और बात जो है इसमें क्या लक्षण आते हैं, इसको आपको तैयार रखना चाहिए, क्योंकि हेतु के रूप में या लक्षण के रूप में आपके पास यही आएंगे। और जब लक्षण आपके पास आते हैं तो लक्षण के बाद आपको चिकित्सा जो देनी है, चिकित्सा के लिए हेतु फाइंड करने के लिए मैंने तरीका बताया, इसको आप उपयोग करिएगा और इसके प्रयोग से आप लोगों को निश्चित तौर पर लाभ होगा, ठीक है। अब इसके बाद से इस बीच में आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं अपना। नहीं, ठीक है, तो इसको आगे कंटिन्यू किया जाए। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। ओके, अब देखिए इसके बाद जो हम लोगों के पास है दर्शन स्पर्शन प्रश्न, सबसे कॉमनली यूज किया जाता है, जो मैंने फॉर्मेट बताया उससे आप लोग पुराने केस के टेक्निक जब कीजिएगा, जहाँ पे केतु लिंग औसत निकालने का तरीका था, उसमें आपको ये सब हेल्प करेगा। अब हमारे पास एक बात है कि दर्शन स्पर्शन और प्रश्न का जो 3 टॉपिक दिया गया है, तो प्रश्न के फॉर्मेट तो आपके पास है। दर्शन में हम क्या देखेंगे, तो दर्शन में यदि हमें जो देखना है, तो सबसे पहले जो मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोग बताया कि जो पेशेंट आपके पास हिस्ट्री लेने के लिए आ रहा है, उसका एक एक बिहेवियर पे आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। जब मैं अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, मैं एक डॉक्टर साहब के पास जाकर सीखता था, गुरु जी के पास, तो उनके पास एक पेशेंट आई जो कि लगभग 40 वर्ष की थी और वो विधवा थी, और हमारे यहाँ से वो लगभग मान के चलिए कि 100 किलोमीटर दूर से आई थी ट्रीटमेंट के लिए आई। और जैसे उसने क्लिनिक पे एंट्री किया, एंट्री मारने के साथ उसने बोला कि पहले मुझे दिखाना है, मुझे बहुत दूर से आई हूँ, मुझे दिखाना है, मुझे बहुत जरूरत है। इस तरह से उसने तमाम चीजें वहां पे मतलब पूरे कंपार्टमेंट में उसने हल्ला मचा दिया। उसके बाद जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने उसको बोला कि ठीक है बैठ के आपको 2 पेशेंट के बाद मैं देख लेता हूँ। तो 2 पेशेंट देखने के बीच में उन्होंने 3-4 बार बोल दिया। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि जाओ मुझे जाकर देखो इनको क्या हुआ है। और मैं जब उन्हें देखने गया तो उसने मुझे जो हिस्ट्री दिया उसमें उसने फाइल्स की हिस्ट्री दी कि डॉक्टर साहब मुझे फाइल्स है और मुझे कोई दवाई सूट नहीं करता है। और उसने गिन के मुझे 4-5 एलोपैथिक दवाइयां और आयुर्वेद की सारी दवाइयां जो पाइल्स रोगाधिकार में जनरली प्रयोग होता है, उसको कारण शोभनी, अभयारिष्ट,
ये सब दवाइयाँ उसको मुझे काउंटिंग करा दी कि सब मैं खाई हूँ, लेकिन सुबह तकलीफ पड़ जाता है। अब उस समय चूंकि मैं सेकेंड ईयर में था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि अब इसकी चिकित्सा में क्या दूंगा, क्या मैं बताऊंगा। फिर मैं उनके पास गया, जाकर के बोला, तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, इसको यूरोसापस्मा की चिकित्सा उन्होंने लिख करके मुझे दे दिया, कहा कि इसको चलाओ, ठीक हो जाएगा। मैंने उसको दिया यूरोसापस्मा की चिकित्सा। अब मैं ये सोच रहा था कि 40 वर्ष की महिला जिसको कोई लक्षण नहीं दिख रहा है, ये आई और पाइल्स का कंप्लेन लेकर इन्होंने यूरोसापस्मा की चिकित्सा लिखी और लिख करके भेजे, पता नहीं फायदा होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब पेशेंट को 7 दिन के बाद आई, तो 7 दिन के बाद आने के बाद उसने जो, मैंने पूछा कि क्या हाल है, तो उसने जो मुझे बताया कि डॉक्टर साहब 80% बीमारी मेरी ठीक है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये हुआ कैसे। तो मैं वापस जाकर सर से पूछा कि सर ये बताइए कि ये डायग्नोसिस आपने कैसे बना लिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो, जो पेशेंट क्लिनिक में आया, तुमने क्या ऑब्जर्व किया। मैंने कहा कि कुछ नहीं, पेशेंट परेशान, थोड़ा परेशान तो ठीक है। ऑब्जर्वेशन की बात यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जो दर्शन की मैंने बात की थी, कि पेशेंट जैसे वहां पे एंट्री करती है, सबका अटेंशन अपने तरफ खींच लेती है कि मुझे पहले दिखाना है। ऐसे करके उसने ऐसा माहौल वहां पे क्रिएट किया कि सब उसको देखने लगे। उसके बाद पेशेंट का सेकंड स्टेप में था कि वो विधवा, ठीक है, और थर्ड स्टेप में क्या था कि जहां जहां काम के स्थान है, ठीक है, मलमूत्र का स्थान, वृक्ष स्थल का स्थान, कोट, गला इत्यादि, तो ये जो यहाँ जहाँ काम के ज्यादा इंडल्जेंस होते हैं, उन उन जगहों पे उसकी विकृति, ठीक है, जैसे छाती में भारीपन बताई और नीचे पायल्स का कंप्लेन दे ही रही है। उसको एक और सिम्टम था कि बार बार अपने होठ जो था उसको होठ पर जीभ करने का एक उसको आदत थी। तो उन्होंने कहा कि ये देखो, ये तो तीनों जो स्थान है, जो काम के स्थान है, यहाँ पे इसको इस तरह से विकृति है। तो इसकी चिकित्सा जो दिया गया, वो मैंने काम को ध्यान में रखते हुए मैंने चिकित्सा इसकी प्रोवाइड की है, और रिजल्ट तुम देखो। तो अब देखिए, काम आग्नेय होता है, आग्नेय से पित्त वृद्धि, पित्त वृद्धि से पित्त जर्स के लक्षण, ठीक है। तो चूंकि हेतु बंद नहीं हो रहा था, इसलिए वहां पे पाइल्स का, या खास करके यदि आप लोग पाइल्स की बात करते हैं, तो वहां पे कैसे, यदि अधोगत रक्तपित्त है तो भी पाइल्स बोलेगा, यदि पेशेंट को टीसर है तो भी पाइल्स बोलेगा। कई बार पेशेंट को कोई और कारण से भी यदि ब्लीडिंग हो रही है, कोई ट्रॉमा, घाव, कुछ भी होगा, तो उसको आके वो पाइल्स ही बोलेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा वहां पे दौड़ करके। और ये एक मैंने जो कहानी आपको बताई, इसके पीछे क्या है कि एक आपका अप्रोच डेवलप, यदि मेरे पास कोई पेशेंट आया है जो मेरे से पहले सामान्य ट्रीटमेंट इस डिजीज का ले चुका है और उसे फायदा नहीं हो रही है, तो उसमें ये भी एक पार्ट हो सकता है। इस पे भी मुझे ध्यान दे देना चाहिए, ठीक है। दूसरा एक हिस्ट्री बताते हैं आपको। मेरे पास एक पेशेंट आई जिनके की गर्दन में दर्द था, गर्दन में दर्द है। मेरे से पहले डायग्नोस हुआ था उनका सर्वाइकल, सर्वाइकल का कंप्लेन लेकर के वो फिजियोथेरेपी इत्यादि भी कराई थी। फिर उन्हें लगा कि आयुर्वेद में मुझे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मेरे पास भी आई, 2 महीने ट्रीटमेंट ली। 2 महीने के ट्रीटमेंट में उन्हें फायदा होता था, लेकिन जैसे ट्रीटमेंट हम लोग बंद करते थे, 10-12 दिन के बाद फिर से वापस प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती थी। तो जब वो मेरे पास तीसरी बार मतलब आई, 2 महीने ट्रीटमेंट के बाद 15 दिन रुक के फिर मेरे पास हुआ, तो अब मैं सोचा कि बीमारी वापस है, इसका मतलब कि हेतु बंद नहीं हुआ है, तो हेतु मुझे ध्यान देना चाहिए। और मैं हेतु निकालने की कोशिश करूं, तो पेशेंट सब बातें बताए, लेकिन कई बातें उसकी क्लियर न हो रही थी। लेकिन उसने मेरे सामने सडनली एक बार छींका, और छींक आने के बाद छींक को ऐसे रोका और नाक साफ की, सॉरी बोली, और वहां पे बैठ गई। तो मैंने कैजुअली पता समझा कि सर्दी कब से है, तो पता चला कि सर्दी इनको 2 साल से है, जिसके लिए ये किसी और डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रही है। तो मैंने पूछा कि अच्छा ठीक है, सर्दी का ट्रीटमेंट आप 2 साल से ले रही हैं। तो मैंने जब अब उसकी जो दवा मैंने प्रिपेयर की, उसमें मैंने इस गर्दन के दर्द किया, कंप्लेन को मैंने लिया नहीं, मैंने सर्दी को ही हेतु बनाया और सर्दी की ही चिकित्सा जो है, प्रतिश्याय की चिकित्सा मैंने उनको दी। और प्रतिश्याय की चिकित्सा देने का रिजल्ट ये हुआ कि गर्दन का दर्द ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि आप जब पढ़िएगा कि वेग धारणीय में कि छींक के वेग रोकने से क्या होता है, तो मान्य, तो हेतु कहा था छींक का वेग रोकना। क्यों रोकती थी? क्योंकि मैं छींकती हूँ तो एक बैड मैनर है, इसलिए मैं छींक को रोक लूंगी। और मैं मतलब अब उनका मैनर जो भी था, तो वो छींक के वेग को रोकने से
ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा था। छींक, मैंने समझाया हूँ कि छींक का वेग नहीं रोकना चाहिए और ये वेग आपको नहीं रोकना चाहिए, और फिर तो ठीक हो गया। तो इस तरीके से क्या है, कई बार पेशेंट आपके पास एजुकेटेड पेशेंट आएंगे जो कि कल्चर और मैनर के नाम पे कई आयुर्वेद सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे होंगे, और इन सिद्धांतों के उल्लंघन करने से उन्हें तकलीफ होती है, उन बेचारों को पता भी नहीं होता। तीसरा एक हेतु आज के डेट में मिल रहा है कि सुबह उठ के पानी पीना, ऊषा पान। और ऊषा पान में पेशेंट आ रहे हैं जो कि 3-3 लीटर 4-4 लीटर तक पानी पी रहे हैं सुबह सुबह। अति अम्बु पान से क्या होता है, पित्तस्याय हो जाता है। तो इस तरह के एलर्जेटिक कंडीशन बेचारों को हो जाती है, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि इस तरह की दिक्कत है। और ये बात आयुर्वेद में नहीं लिखी है, क्योंकि जो उन्हें समझाया उन्होंने आयुर्वेद के नाम लेकर ही समझाया कि वाग्भट में लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, और उन्होंने क्रॉस चेक नहीं किया। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आज के समय में सब कुछ बता दिया है। कुछ आप लोगों का प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे अभी, नहीं तो फिर सेशन को हम लोग क्लोज करेंगे। सर आपने अभी एक केस डिस्कस किया था अर्श वाला। जी सर उसमें आपने बताया था, उसमें सर आपका थोड़ा आवाज रुक गया था, कौन सी चिकित्सा बताई थी सर आपने? यूसा अपस्मा, जो हिस्टीरिया है ना, वो सर यूसा काम संबंधी उसकी जो चिकित्सा जो होती है उसमें काम संबंधी ही विकृति की चिकित्सा दी जाती है, और मनोवा स्रोतस की चिकित्सा है। लेकिन मनोवा स्रोतस की चिकित्सा का प्रभाव है कि अर्श ठीक हो रहा है। ठीक है, ठीक। ये चीज मैं बता रहा था कि कई बार आपका एक दूसरे से स्रोतस इंटरलिंक होते हैं और वहां पे चिकित्सा देने पे आपको लाभ हो जाता है। दूसरी चीज क्या है कि यदि अल्पसत्व वाला पेशेंट आपको बहुत बात बता रहा है और आपका डायग्नोस आपका है कि अल्पसत्व वाला है, तो उसकी बातों की थोड़ी उसके ऊपर बात कर लीजिएगा, हाँ ठीक है मैं इसके लिए दवाई दे रहा हूँ, लेकिन आप अपनी दवाइयां अपने सिद्धांतों के अनुसार ही दीजिएगा। वरना क्या होता है कई बार कि उनके इतनी बार कहने से आपकी दवाइयां जो है वो आप चेंज कर दोगे और फायदा नहीं होगा। खास करके यदि कोई पेन संबंधी इशू या कोई बड़ी बीमारियां लेकर के आ रहे हैं अल्पसत्व वाले पेशेंट, और जैसे गर्दन का दर्द है आज के दिन में सबसे ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि हाउस में लोग आप काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो तकलीफ लेकर के आए और हर वो 3 दिन का वो फोन करके बोला डॉक्टर साहब बिल्कुल आराम नहीं है, बिल्कुल आराम नहीं है, और आपका सिद्धांत लग रहा है कि सही है और आपने डायग्नोस कर लिया कि ये अल्पसत्व वाला है, तो आप उसको दवाइयां भले कहिए कि चेंज कर रहे हैं, लेकिन आप दवाइयां एकदम से चेंज मत कीजिए। वरना क्या होगा कि ना आपका दीपन पाचन हो पाएगा, ना आपका समन प्रॉपर हो पाएगा, और ना आप उसको लाभ हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सत्व यदि है तो फिर आप एक चिकित्सा उसको मतलब आप कंटिन्यू करिए, बाकी दवाइयां थोड़ी बहुत आप आगे पीछे करके दे सकते हैं और उससे उसको लाभ हो जाता है। ओके सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए। आई थिंक सर किसी का क्वेश्चन नहीं है, तो इस सेशन को एंड करें। जी, ओवर टू यू पूजा जी। हेलो हेलो सर, जीर्ण ज्वर के बारे में बताइए ना। जीर्ण ज्वर के बारे में पूछ रही हैं कोई क्वेश्चन? देखिए जीर्ण ज्वर जब भी आपके पास कंप्लेन आएगी उसमें जो हेतु होगा उसका सेवन आपको ये है, मतलब ये तैयार हो सकता है। पर अभी के डेट में आपके पास जीर्ण ज्वर का जो पेशेंट आएगा वो जीर्ण ज्वर का कंप्लेन कम और अदर कंप्लेन से वीकनेस है, कमर दर्द है, सिर दर्द है, ठीक है, ये सब लेकर के आ सकता है। और यदि ये सब चीजें लेकर नहीं, यदि फीवर ही लेकर के आ रहा है और आप जीर्ण ज्वर यदि 21 दिन पुराना वाला मान रही है कि 21 दिन तक यदि ज्वर रखे तो जीर्ण ज्वर है, इसकी चिकित्सा आप ज्वर के हिसाब से करो। लेकिन यदि 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से फीवर लेकर के आ रहा है तो यहाँ धातु क्षयजन्य चिकित्सा दीजिएगा, तो आपको वहां पे फायदा हो। जैसे आप तक्षशिल बस्ती दे सकती है यदि बहुत पुराना 2-3 साल है तो, और वहां पे आपको लाभ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हेतु निकालने का तरीका यही रखिए, क्योंकि जीर्ण ज्वर में भी मैंने देखा है कि हेतु किस तरह से मिलते हैं। तो मैं रिसेंट का केस बता रहा हूँ,
एक महिला थी जो कि खाना बनाती थी, पसीना हुआ और उसके बाद तुरंत जाएंगे नहा लेंगी, शावर लेंगे, शावर लेने के बाद जाकर अपने रूम मतलब कि अपना फैन चलाएंगे और वहां पे लेट जाएंगे। अब इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि उनको पहले तो शरीर में अकड़ा और जो आम बात की थोड़ी सी संप्राप्ति स्टार्ट हुई और बाद में उनको फीवर आना स्टार्ट हुआ। फीवर में टाइफाइड निकला, टाइफाइड का उन्होंने मॉडर्न ट्रीटमेंट लिया और मॉडर्न ट्रीटमेंट लेने के बाद अब सब पूरे शरीर के प्रत्येक नसों में स्नायुगत बात में उनको दर्द होने लगा, ठीक है, और फिर कमर दर्द, चक्कर, ये सब चीजें स्टार्ट हुई। मेरे पास जो ट्रीटमेंट लेने के लिए आई तो उन्होंने यही ट्रीटमेंट लेने के लिए आई, मतलब मेरे कमर में दर्द, चक्कर और ये सब चीजें कंप्लेन होता है। लेकिन हेतु में क्या बना उसमें, उसमें निदान सेवन जो था वो तो था ही, और यहाँ पे चिकित्सा ज्वर की दी गई, क्योंकि आम बात की प्रारंभिक अवस्था की चिकित्सा ज्वर की सामान्य होती है, क्योंकि आम का पचन करना है और आम का पचन करने के बाद बात का अनुलोमन कर दीजिए तो ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज क्या ध्यान रखना है कि जीर्ण ज्वर की जब हम चिकित्सा देंगे तो उसमें शरीर के अंदर रुक्षता बहुत बढ़ा रहता है, तो घृत कल्पना या स्नेह कल्पना का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अदरवाइज आप दवाइयों को दे करके तो उसका पाचन तो कर देंगे, लेकिन दोष यदि निकला नहीं प्रॉपर शरीर से तो वापस से स्टार्ट हो जाता है प्रॉब्लम उसकी। इसलिए जब भी जीर्ण ज्वर की चिकित्सा दीजिए, यदि आप स्वर्ण युक्त मेडिसिन दे रही हैं तो ठीक है, अदरवाइज यदि आप कास्ट औषधि भी दे रही हैं तो उसमें घृत कल्पना जरूर इंट्रोड्यूस कीजिएगा 7 दिन दवा देने के बाद से, और लास्ट में वेरिएशन जरूर करा दीजिएगा, जिससे कि पेशेंट को फिर इसका रिपीटेशन ना हो। सर हेलो। हाँ जी। सर मैं ये पूछ रहा था सर, आवरण चिकित्सा भी तो होता है ना, जैसे आवरण जन जो लक्षण होते हैं कभी कभी जैसे पता नहीं लग पाता है, उसके लिए कैसे मतलब करना होता है, जैसे कुछ देखिए पता आवरण नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यदि आपके पास आवरण जन्य चिकित्सा का भी पेशेंट आ रहा है तो आवरण ऐसे नहीं होता, आवरण होने के पीछे भी आपका हेतु ही कारण बनता है, और यदि आप जी जी हेतु जी। को बंद कर दें तो आवरण अपने आप डिजॉल्व होने लगता है, ठीक है। अच्छा, आप सबों से एक बात मुझे और कहना था कि जब भी आप लोग अपना केस पेपर बनाइएगा, कभी भी अपना चिकित्सा आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिएगा, तो ध्यान रखना है कि आपके चिकित्सा के सारे टर्मिनोलॉजी आयुर्वेदिक होने चाहिए, ठीक है, जो आयुर्वेद में वर्णन है। यदि आपके पास कोई पेशेंट सर दर्द कर रहा है तो आप अपने प्रिस्क्रिप्शन में सीरासूल लिख लीजिए, भले सीरासूल आप लिखने के लिए आप इंग्लिश के ही रोमन वर्ड का यूज कर लीजिए, ठीक है, लेकिन टर्म आप आयुर्वेदिक लिखिए। इससे 2 फायदा होगा। पहला फायदा होगा कि आपको लक्षण यदि आपके पास आ रहा है हेडेक लिखकर, तो आपके दिमाग में हेडेक के लिए एक जो टर्म, जो आपका जो दिमाग के अंदर जो बैकग्राउंड बनेगा वो बन जाएगा, मॉडर्न की तरफ आ जाएगा, जिससे आपको सिरासूल बोलेंगे, आपका दिमाग में अपने आप से सिरासूल अपनी वजह से याद आएगा। मतलब जैसे आप आयुर्वेदिक टर्म बोलेंगे, जैसे हमने बोला आम, तो आम शब्द बोलते साथ आपके दिमाग में आएगा क्या, तो पाचन करना चाहिए, ये आपके दिमाग में तुरंत से आएगा। लेकिन यदि आप आम का जगह रूमेटिज्म लिख लीजिएगा तो आपके दिमाग में आएगा ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है तो इसमें फिर मुझे इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग चलाना चाहिए, तो इस तरीके से आपका ट्रीटमेंट जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जब भी आप डायग्नोसिस बनाइए अपना, तो वहां पे ध्यान रखना है कि जो टर्म यूज कीजिए वो सीधा आयुर्वेदिक ही यूज कीजिए, क्योंकि यही टर्म आपको डायग्नोसिस में भी हेल्प करेगा और आपको चिकित्सा में भी हेल्प करने वाला है, ठीक है। बाकी जो आवृत बात के लिए आप पूछ रहे हैं, तो आवृत बात के लिए मैंने शुरू में बताया कि इसके जो लक्षण है बहुत ज्यादा नहीं है, 13 तरह के आवृत बात आपको मिलेंगे। इसके पॉइंट आप नोट करके अपना टेबल के नीचे लगा लीजिए, जिससे कि आपको पेशेंट जब कंप्लेन देगा, क्योंकि आपको मेन खेल चिकित्सा में क्या है, हेतु को पकड़ना। हेतु के लिए आपने सारा फॉर्मेट निकाल लिया, अब जो लक्षण पेशेंट बता रहा है उसको वहां से आप कोरिलेट कर सकें, ठीक है। और कोरिलेशन के लिए वहां से आप जो दिए हुए सिद्धांत है उसका पालन कर दिए तो आपको फर्क आएगा, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। दूसरा चीज ये ध्यान रखना है, इस समय जो पेशेंट आपके पास आएंगे वो एक बीमारी, फिर उसकी चिकित्सा लेकर दूसरी बीमारी, और फिर उसकी चिकित्सा लेकर तीसरी बीमारी पैदा करके आएंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे बीपी का ट्रीटमेंट लेने गए, बीपी का ट्रीटमेंट लेते लेते क्या हुआ कि अर्थराइटिस पैदा होने लगा। अब आपके पास वो अर्थराइटिस लेकर के आएंगे, स्टार्टिंग में शायद आया तो अर्थराइटिस नहीं बनता, ठीक है। तो आपकी जो चिकित्सा होनी चाहिए उसमें पास्ट की हिस्ट्री में जो डिजीज है उसका भी ध्यान रख लेना है, ठीक है। यदि आपके पास कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट आ रहा है और लंबे समय से वो दवा खा रहा है और उसकी दवा से हो सकता है कि अस्थमा क्रिएट हो जाए, कई बार दवाइयों का, मॉडर्न दवाइयों के इफेक्ट होते हैं, कुछ इस तरह के एक्शन होते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। नहीं पता है तो आपके हाथ में फोन है, गूगल कर लीजिए, ठीक है, कि इस बीमारी की ये जो दवा चल रही है, जैसे एम्लोडिपिन है या कॉक्स2 इनहिबिटर कुछ भी है, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, और इसका फिर उसको आप ध्यान में रख करके उस दवा को आपको चेंज कराइए,
और फिर आप अपना ट्रीटमेंट वहां पे दे सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे केस में ड्राई कफ का पेशेंट आता है और उसका पोजीशन में क्या रहता है तो बीपी इक्वल, तो ये भी एक आपको हेतु स्ट्राइकिंग मिल सकता है, इसलिए आप उसको ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज क्या है कि पेशेंट यदि 5 साल से खा रहा है बीपी की दवा और उसको ड्राई कफ है तो उस बेचारे को पता भी नहीं है कि इस दवा के इफेक्ट से हो गया है, क्योंकि आपको क्लियरली आप जब गूगल करोगे या कुछ भी करोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा चीजें, ठीक है। कई बार आईबीएस के पेशेंट आते हैं और आईबीएस के पेशेंट के ट्रीटमेंट में हम लोग देखते हैं कि कंडीशन क्या पता है, बीपी या शुगर की कोई, तो यहाँ पे आप गूगल करके इस तरह की चीजों को देख लीजिए और देख करके उसको फिर चेंज करा दीजिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना सारे हेतु लेते रहेंगे, एक प्रोमिनेंट हेतु छूट जाएगा तो उसके इफेक्ट से प्रॉब्लम बनती रहती है। और कुछ पूछना है आप लोगों को? और किसी का कोई क्वेश्चन है अभी? सर मेरा क्वेश्चन है सर। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, छोटे बेबी में केस हिस्ट्री कैसे ली जाएगी? मतलब वो तो सर वो किराया करेगा तो वो तो अपने उससे बताएगा नहीं, तो उस केस में क्या करेंगे सर? देखिए उसमें ना कश्यप संहिता में आपको कुछ लक्षण दिए हुए हैं, पेशेंट किस तरीके से बिहेव कर रहा है उसमें इस तरह के लक्षण है, तो वहां से आप उसको या फिर किसी पीडिया का डॉक्टर के पास जाकर उसको आपको ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा, तो वहां पे आपका प्रश्न बनेगा नहीं, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करके देखना है। उसके लिए आपका मतलब बेस्ट है कि आप किसी पीडिया के डॉक्टर के पास रुक के सीखिए, वरना ये केस टेकिंग में आपको उस तरह से हेल्प नहीं मिलेगा। ये तो मैंने केस टेकिंग बताया, ये ओवरऑल जो बोल सकता है उसके लिए ज्यादा एप्लीकेबल है, और मैं क्योंकि पीडिया का प्रैक्टिस नहीं करता इसलिए मैं आपको ज्यादा। थैंक यू सर। हेलो। हाँ जी। जी एक सर एक पेशेंट है जिसको माइग्रेन की दिक्कत है सर, हेडेक होता है उसका, और सर खांसी भी होती है लेकिन सूखी खांसी है, लेकिन सर गले में कफ भी रहता है, ठसका लगता है सर उसको हल्का सा, और शाम की टाइम पे सर फीवर आता है और आंखों में, हाथों में और पैरों में जलन होती है सर। सर एलोपैथी ट्रीटमेंट पूरा करवा लिया है सर, लेकिन कोई नहीं हुआ सर फायदा। फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी करवाया सर, तो हेडेक तो सिर दर्द तो कम हुआ है सर, लेकिन वापस वही दिक्कत चालू हो रही है सर। तो सर क्या डायग्नोज करेंगे सर अपन? तो आपने आयुर्वेद में क्या चलाया? सर अभी शीतोपलादी चूर्ण और ये सर दिया था, तादी सादी चूर्ण, शीतोपलादी और लक्ष्मी विलास रस, तो इससे सर इफेक्ट तो अच्छा है सर, 2-3 दिन उसको बहुत अच्छा रहा, आराम भी रहा सर, सिर दर्द भी नहीं है उसको, और इसके बाद में हाथ पैर में जलन भी नहीं है और फीवर भी नहीं आ रहा। लेकिन बस वही है कि सर 6-7 दिन अगर चलता है फिर बंद हो जाता है तो फिर वापिस वही प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए जो आपका कंप्लेन है उसमें ज्वर की चिकित्सा दीजिए उसको, अच्छा है जन्म ज्वर का, ठीक है। तो यदि आप फीवर का ट्रीटमेंट उसमें दीजिए और उसको स्वेटिंग भी नहीं होती है सर। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, कोई सुविधा और संताप आप पढ़े होंगे इसके लिए, तो आप इसमें ज्वर की चिकित्सा दीजिए, ठीक है। दिन ज्वर में जब आता है पेशेंट तो इस तरह का कंप्लेन उसका बनता है, तो इसमें आप कुछ भी दवा चलाइए जो भी आपको सुटेबल लगता हो पेशेंट के अनुसार, लेकिन ध्यान रखना है कि इसकी ट्रीटमेंट आपको 3 महीने देनी है, ठीक है जी। और शुरू के 21 ज्वर की चिकित्सा देकर फिर बाद में संतर्पण चिकित्सा, मतलब शुरू के 21 दिन से लेकर के आप मतलब 21 दिन में जनरली हो जाता है, यदि नहीं हो रहा है तो आप उसको 1 महीने तक पहले ज्वर की चिकित्सा दीजिए और बाद में धातु वृद्धि करने के लिए आप वहाँ उपयोग कीजिएगा, तो काम करेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, काली शादी से उसको कब्ज बन सकता है, ठीक है, तो कब्ज न बने इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, वरना कब्ज बनेगा तो फिर वापस प्रॉब्लम, और इसमें हेतु आपका फीवर बन रहा है, ठीक है, तो फीवर की चिकित्सा दीजिए, फायदा। जी थैंक यू सर। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर जनरली हम जब भी पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं तो मोस्टली
जैसे सर हम डेज में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कितने दिन तक ट्रीटमेंट दें, तो सर इस पे भी कुछ आप प्रकाश डालिए कि जैसे आपने सर अभी बताया कि वो 7 डेज की चिकित्सा ना दे के हमें 3 महीने तक देना है, तो ये चीज हम डिसाइड किस तरीके से करेंगे, किस कॉन्सेप्ट पे करेंगे कि हमें चिकित्सा कितने दिन तक देनी है? देखिए ये तो आसान है। आपने एक चीज पढ़ा होगा कि 7 दिन में एक धातु क्रॉस करता है, ठीक है। 49 दिन के ट्रीटमेंट में सुकृतक औषधि का प्रभाव हो जाता है। तो यदि हमें कोई डिसीज लेकर के पेशेंट आ रहा है, ठीक है, लंबे समय से प्रॉब्लम है, तो इसमें क्या है कि ज्यादा से ज्यादा धातुएं दुष्ट हो चुकी होंगी। तो ज्यादा धातु यदि दुष्ट हो चुका है तो 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन इस तरह से आपको फर्क आएगा। यदि आपने देखा होगा जहाँ पे आपको मिला है रेफरेंस में मिलेगा मेडिसिन के कि 7 दिन में पेशेंट को फर्क आना चाहिए यदि आपकी चिकित्सा सही है तो ये है कि 7 दिन में रस धातु की शुद्धि होने लगती है। जब शुद्धि होने लगेगा तो पेशेंट को फर्क आने लगेगा, ठीक है। और आगे आपका डिसाइड करना है डिजीज कितना, डिजीज जितना उसका बल ज्यादा हो। और जनरली जब डिजीज का आप चिकित्सा नहीं करते हैं क्रॉनिक में, यदि आप माने रूमेटिज्म को ट्रीटमेंट दिया, आपने बस्ती सब लगा डाली, पेशेंट अब सामावस्था से निरामावस्था में आ गया, तो लास्ट में जब क्रॉनिक डिजीज ट्रीट किया तो वहां पे आपको एक रसायन थेरेपी देकर देनी चाहिए कम से कम। गड़बड़ी कहाँ होती है कि जब क्रॉनिक डिजीज ट्रीट करते हैं स्टार्टिंग में, अंकुर भैया नहीं है तो वहां पे स्वीपर है, स्वीपर क्या काम है? गाड़ी थी दवा बंद करने के बाद त्रिवेल सर आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए। तो कुछ है क्या आपको? त्रिवेल सर आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। जी सर बोलिए सर। भाई मैं बोल रहा था कि जब भी आप लोग क्रॉनिक डिजीज को ट्रीट कीजिए, ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद जब उसके लक्षण सब सामान्य हो जाए, पेशेंट ठीक जैसा हो जाए, तो लास्ट में उस बीमारी से संबंधित रसायन का प्रयोग जरूर कीजिए। रसायन थेरेपी नहीं देने पे बीमारी वापस निश्चित तौर पे आ जाता है। जैसे रूमेटिज्म आप ठीक किए, उसके बाद से आप उसको चाहे तो नर्सिंग में छोड़, नर्सिंग में रसायन या इस तरह कुछ जो आपको उस समय ठीक लगा और कितना साथ एटलीस्ट कितना आपको रसायन सेवन और एक चीज है कि पेशेंट अपना हेतु तो बंद कर पाता नहीं है आज के डेट में, तो हेतु नहीं बंद कर पाएगा तो बीमारियां फिर से वापस आएगी। रसायन देगा छोड़िएगा तो उससे उसका पाचन होता रहेगा और कुछ नहीं है। देखिए इस समय जो आप लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, इसमें शारीरिक लक्षण तो इम्पोर्टेंट है ही बहुत ज्यादा, लेकिन आप लोगों का ध्यान होना चाहिए मन के लक्षण पर खास करके, क्योंकि ट्रीटमेंट में इस समय जो दिक्कतें आ रही हैं देखने में, उसमें ये है कि पेशेंट मन के लक्षण पे आपसे बात ही नहीं करेगा। खास करके जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि आपके पास कोई एक नया एज का पेशेंट आ रहा है, जिसका उम्र 20 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष के बीच में है और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का केस लेकर के आ गया, मतलब मुझे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, और फिर आपके सामने उसने दवाइयों की झड़ी लगा दी कि मैंने पेट सफा खाया है, कायम चूर्ण खाया है, नित्यम खाया है, जो भी एडवर्टाइज की मेडिसिन है, और उसका आप ट्रीटमेंट यदि स्टार्ट कर रहे हैं और आपने भी दवा दिया पंचकार या कुछ इस तरह का पेट साफ करने का, और दवा देने के बाद जब दवा आपने बंद किया 15 दिन 20 दिन के बाद फिर वापस से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, तो यहाँ आपको निश्चित तौर पर ध्यान देना है कि ये जो प्रॉब्लम है ये इसके पेट में तो है ही, साथ में मन पे भी प्रभावित है, तो वहां नर्स थेरेपी जरूर इंट्रोड्यूस कीजिए। और दूसरा, यदि लड़का है तो उसमें स्वप्न दोष का धातु क्षय का हिस्ट्री जरूर ले लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि धातु क्षय से अग्निमान, अग्निमान से विबंध, अभिबंध से फिर आगे की संपत्ति ये बनती रहती है, ठीक है। और पेशेंट क्या, चूंकि शर्म के कारण, हया के कारण इस तरह के कंप्लेन को छुपा लेगा। लड़कियों में क्या है कि ल्यूकोरिया या फिर गायनिक जो प्रॉब्लम है इसको वो छुपा लेंगे, इसके बारे में वो आपसे बात नहीं करेंगे, बाकी आपको समस्याएं बताते रहेंगे। तो इस तरह का यदि कंप्लेन दे रही है तो वहां पे, और बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो वहां निश्चित तौर पर थोड़ा सा इसको आप अपने युक्ति के अनुसार बात को घुमा के उनसे जरूर पूछ लीजिए, ताकि आपको उससे फायदा हो और आपका केस वहां पे कंप्लीट हो, उसका ट्रीटमेंट आप दे पाए, ठीक है।